हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस पार्क चैनल में। हम आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम इस वीडियो में 2017 का सेट भी सॉल्व करेंगे और आप भी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी में लगे होंगे, तो इसको भी आप सॉल्व करना। इससे भी आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 का देखिए सेट बी है। 2017 का पहला सेक्शन वैसे ही हमारा फिजिक्स का होता है। फिजिक्स का जो है पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखी हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विक्षेपण और डी प्रकीर्णन। तो जो तारों का टिमटिमाना होता है वो अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये हमने आँख का 2016 में आँख का बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमने अच्छे से किया था, तो सबको आ गया होगा ये इसका आंसर। स्वच्छमंडल, नेत्रगोलक, परितारिका या पुतली। तो इसका आंसर है पुतली। पुतली क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 200 वाट है, यानी कि 220 वोल्ट हमारा विभवांतर हो गया, V बराबर 220 वोल्ट हो गया, और जो बल्ब की शक्ति है वाट में दी गई, तो ये शक्ति होती है, तो P हमारा 200 वाट हो गया। तो जब हमारा विद्युत बल्ब का ये है, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि 220 वोल्ट से अगर विभवांतर 110 वोल्ट कर देते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो हमें यहाँ शक्ति निकालनी है। 220 वाट है तो 200 वाट शक्ति है, लेकिन अगर हमने इसका 110 वोल्ट अगर हम इसका विभवांतर कर देते हैं तो शक्ति कैसे निकलेगी। देखिए हम देखते हैं इसमें। देखो हमने 220 वोल्ट को V1 लिख दिया है। V1 हमारा 220 वोल्ट है। P 200 वोल्ट दे रखी है, तो इसका हमने फार्मूला लगाया P = VI। ओम का नियम क्या बोलता है कि ओम के नियम के अनुसार जो है फार्मूला है V = IR। तो हम इस P वाले फार्मूले को, जो P = VI है, इस फार्मूले को हम इसमें V की वैल्यू भी रख सकते हैं। P = V की जगह हम IR रख देंगे। IR रखने से क्या होगा, हमारा P का जो फार्मूला हो जाएगा I² R हो जाएगा। और इसी तरह से हम P वाले इसमें VY में I की जगह हम अगर V/R रख देते हैं, तो ये देखिए V पहले से ही है तो V² हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो हम यहाँ से R निकाल लेते हैं। R निकालने के लिए हम R आगे ले आएंगे और V²/P हो जाएगा। तो R निकालने के लिए देखिए क्या फार्मूला लगाया है, V²/P। V हमारा 220 वोल्ट है, तो स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेंगे। 220 × 220 अपॉन में P क्या दे रखी है, 200 वाट दे रखी है, हमने नीचे 200 वाट लिख दिया। तब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा जो प्रतिरोध आया है वो 242 ओम आ गया है। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन में था कि अब अगर विभवांतर 110 वोल्ट कर देंगे, 220 से घटाकर 110 कर देंगे, तब क्या होगा। तब हमने यह भी फार्मूला लिखा था P = V²R। तब हमारी शक्ति क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर P निकालने के लिए हमें देखिए V ले लेना, V हमें यही लेना है 110 × 110, और R हमारा आ गया है। तो R हमारा जो 242 था वो नीचे हम रख लेंगे। तो ये देखो, इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो है 50 वाट आ गया है। 11 से काट दिया हमने 242 को, 11 10 ऊपर आ गया, 22 नीचे आ गया। फिर दोबारा से हमने इसको 2 से काटा तो 11 5 आ गया ऊपर। फिर हमने इसको 11 ये 10 और 5 50 वाट आ गया है। तो ये इसकी जो ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है अगले पेज पर है, इसका आंसर है 50 वोल्ट। इसका आंसर क्या आएगा, 50 वोल्ट आएगा। फिर है निम्न। चौथा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, पांचवा भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में क्या पूछा गया है, 5वें पेज पर, कि विद्युत टोस्ट्रो। छठा क्वेश्चन है, विद्युत टोस्ट्रो तथा विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न
बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। अब देखिए जो वो मिश्र धातु होती है, हमने पढ़ रखा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो जिनसे वो बनी होती है, जिन अवयव धातुओं की बनी होती है उसकी तुलना में इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। एक तो कारण ये है कि हम इसके तापों इसके कारण बनाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु होती हैं, जब उनको उच्च ताप पर रखते हैं तो ना तो उनका उपचयन होता, उपचयन माने या ना नहीं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ती और ना ही उनका दहन हो पाता है। तो इन दो कारण के कारण हम इसमें टोस्टर में और इनमें हम ये मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किरण आरेख बनाना है, लेंस कौन सा लेना है, उत्तल लेंस लेना है। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि वस्तु कहाँ रखनी है 2F1 के परे, तो हमें लेंस कौन सा है, वस्तु कहाँ रखनी है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। फिर वही प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति, आकार और प्रकृति बतानी है। इसके लिए हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेंस ड्रॉ करने के बाद बीच में से हम एक मुख्य अक्ष की रेखा खींच लेते हैं। ये देखो खींची गई है मुख्य अक्ष वाली रेखा, और सेंटर में जो है ओ होता है, इसमें लेंस के अंदर प्रकाशीय केंद्र होता है, जहाँ से जो रेखा गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है और वापस जाती है तो वो सीधी उसी रास्ते से चली जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उत्तल लेंस है, हमने उत्तल लेंस ड्रॉ कर दिया है और हमने बिंब कहाँ रखना है, वस्तु कहाँ रखनी है, वो 2F1 से परे थी तो 2F नहीं है, F1 हमारा ये हो गया, 2F1 ये हो गया। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, O और F से जितनी हम दूरी लेते हैं, मान लीजिए हमने स्केल से किया तो O और F से हमने 1 सेंटीमीटर दूरी ली, तो 2F1 दर्शाने के लिए हमें O से 2F1 तक 2 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, यानी बिल्कुल हाफ करना पड़ेगा, तब हमारा जो ये ड्रॉ करेंगे तब ठीक आएगा। तो 2F1 से हमने यहाँ वस्तु रख दी है। एक रेखा जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के, देखो ये समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष है हमारा और ये किरण है। ये जब लेंस से टकराती है, टकराने के बाद अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद जब ये मुड़ती है तो ये क्या होता है, ये F2 में से गुजरती है। इधर भी हमने जो है इतना ही डिस्टेंस लिया है, जितना OF1 का था उतना ही OF2 का, और जितना OF1 का था उतना ही O2F2 का लिया है। तो ये हम स्केल से अच्छे से माप के लेंगे। फिर देखिए एक रेखा तो हमारी F2 में से गुजर गई। अब दूसरी जो रेखा है हमारी, जो वस्तु बिंब रखी उसका सिरे से ऊपर से गुजरेगी और O से निकलते हुए इधर आ जाएगी और इस जो F2 में से निकली थी उस रेखा से टकरा जाएगी, और जहाँ ये टकराएगी वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और अब ये ध्यान दे दीजिए कि जो है प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ। ये देखिए मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना हुआ है। मुख्य अक्ष का मतलब है कि ये इसके नीचे बना है, इसका मतलब ये उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है। और देखिए वस्तु हमारी कितनी बड़ी थी और जो हमारा प्रतिबिंब जो है वो कितना छोटा बना है। तो यहाँ हमें आकार का भी पता चल रहा है इस आरेख को देखकर कि बिंब तो बड़ा है और वस्तु का पर जो प्रतिबिंब है बिंब का वो हमारा छोटा बना है। और ये जो स्थिति है ये देखिए F2 और 2F2 के बीच में है, तो ये 2F2 के बीच में बना है और वास्तविक और उल्टा है। तो हम इसको लिख भी देते हैं ऐसे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 तथा 2F2 के बीच में है, जो इसमें किरण आरेख में दिख भी रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा तो होना ही है, और उल्टा वाला वास्तविक होता है हमेशा। ये रेखाएं वास्तव में काट रही हैं इसलिए वास्तविक हो गया। प्रतिबिंब का जो साइज है वो छोटा होता है। किरण आरेख में साफ नज़र आ रहा है कि जो वस्तु है बिंब है हमारा बड़ा है और जो प्रतिबिंब बना है वो उससे छोटा है। तो इससे ये साफ हो गया है कि ये इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 4 मार्क्स का था, पूरे 4 मार्क्स आपको आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये पहले वाला तो हमारा है नहीं सिलेबस में, अगला देख लेते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। वाम माने उल्टा हाथ होता है, बायां हाथ होता है। तो ये फ्लेमिंग ने दिए थे ये नियम, इसलिए नाम फ्लेमिंग है, और दाएं बायां दोनों के दिए थे, लेकिन यहाँ हमारा वाम हस्त वाला पूछा गया है। तो इसका क्या है, इस नियम के अनुसार अगर हम
आप अपने बाएं हाथ को ऐसे फैलाएंगे तो क्या होगा, तो आपके हाथ की तर्जनी अंगूठी जो है, मध्यमा और अंगूठे, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। इनको इस तरह से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो ये देखिए, फिर क्या बताना है कि ये जो हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा है, इसमें देखिए ओम इसका फ्लेमिंग का जो वामहस्त का नियम है, इसमें जो तर्जनी है वो चुंबकीय के क्षेत्र की ओर दिशा की ओर संकेत करती है। ये देखिए चुंबकीय के क्षेत्र लिखा हुआ है, ये चुंबकीय के क्षेत्र तर्जनी उंगली के लिए लिखा हुआ है। और जो हमारी मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। अगर ये दोनों ऐसा करती हैं तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताता है। इसके बाद देखिए आप, ये हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो गया है। ये हमारा पेज नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब अगला देखिए, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना है। परिनालिका का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए, पर पहले तो परिनालिका होती क्या है ये देखिए। परिनालिका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली की परिनालिका को परिनालिका कहते हैं। वो जो है यानी कि जो पास लिपटे होते हैं जो विद्युत रोधी तांबे के तार की, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब बार बार जो होती हैं उस पर हमने तार लपेट रखा है। परिनालिका जैसे अपना स्प्रिंग होता है, पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, वैसे जैसे कुंडली लपेटी होती है तार की, वैसे कुंडली बनाई जाती है। इसमें डायग्राम में देखिए, बीच में ये तांबे का तार लपेटा हुआ है। ये ऐसे कई बार लपेटा हुआ है, और जब कई बार लपेटते हैं तो उसको हम परिनालिका बोल देते हैं। तो जब इसके चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका जो कैसा होता है, जैसे छड़ चुंबक के चारों ओर उत्पन्न होता है ना, वैसा ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है। इसका जो एक सिरा होता है परिनालिका का, वो उत्तरी ध्रुव का और संकेत करेगा। ध्यान से देखिए, ये एन लिखा हुआ है इस तरफ, यहाँ एन है ये वाला, और दूसरी तरफ एस लिखा हुआ है। तो ये एक ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव हो गया, और दूसरा ध्रुव जो हो गया वो हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। और जो इस परिनालिका के जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, सरल रेखाओं की तरह होती हैं। देखिए बीच में दिखा रखे हैं, बिल्कुल सरल समांतर, एक दूसरे के समांतर होती हैं, सरल सीधी रेखाएं होती हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो परिनालिका के भीतर होगा वो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ये देखिए बिल्कुल, मतलब एक समांतर है तो एक समान होता है। ठीक है, तो ये हमारा परिनालिका का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब सेक्शन 20 स्टार्ट होता है केमिस्ट्री। इसमें पूछा गया है कि रिएक्शन दे रखी है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ब्रैकेट के अंदर जो है NO3 है और बाहर 2 है इसका ऊष्मा। लेड ऑक्साइड जो है NO2 और O2। अब ये देखिए, इसमें एक अभिकर्मक है, एक अभिकारक है, इससे 2-3 उत्पाद बने हुए हैं। तो ऐसा किस में होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है ऐसा। और देखो ऊष्मा दे भी रखी है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मीय वियोजन। तो बी जो है वो राइट आंसर है, इसका ऊष्मीय वियोजन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? नहीं, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में भी नहीं होता। संतरे में एसिटिक अम्ल, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। अब देखिए इसका आंसर जो है ये है सिरके में। सिरके में हमारा जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये मेंडलीव वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं। दो अभिकर्मक हैं, सी और O2, कार्बन और ऑक्सीजन है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक CO2 का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, यानी बिना बुझा चूने में अगर पानी डाल देते हैं तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम। और इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया देखिए कैसे बनाते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। इसमें हम क्लोरीन गैस गुजारेंगे Cl2, तो ये हमारा विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी निकलता है। तो ये इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 16वां क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी का मतलब है जो दो गुणों को दर्शाते हों, यानी वे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार जो है दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड हैं लवण अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और पानी बना देते हैं। तो ये इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा गया है। अगला है विद्युत अपघटनी शोधन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसके लिए देखिए विद्युत अपघटनी शोधन यानी परिष्करण है। इसके लिए क्या करते हैं? कौन कौन सी धातुओं का करना करते हैं हम? ये कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये जो धातुएं हैं इनका परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, यानी विद्युत धारा गुजार के करते हैं। इनका शुद्धिकरण जो है, परिष्करण जो शोधन करते हैं। इसमें जो अशुद्ध धातु होती है उसको हम एनोड बना लेते हैं और जो शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु की जो पतली परत होती है उसको हम कैथोड बना लेते हैं। यानी एनोड हो गई अशुद्ध की, कैसे याद रखेंगे? अशुद्ध, एनोड अशुद्ध, ऐसे याद रखेंगे। और जो शुद्ध धातु होगी हम उसको कैथोड वाली बना लेंगे। फिर क्या करते हैं? इसमें धातु के लवण का विलयन का उपयोग करेंगे। अब धातु कौन सी है? कौन सी धातु जो जिस धातु को हम शुद्ध कर रहे हैं उसी का हम लवण विलयन लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कॉपर धातु को शुद्ध कर रहे हैं तो यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन ही लिया है। तो जिस धातु को हम शुद्ध करेंगे उसी धातु का हमें विलयन लेना है। डायग्राम में देखिए, ये हमने टैंक ले रखा है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला हुआ है और एक एनोड लगा रखी है और एक एनोड है और ये परिपथ बना रखा है। ऊपर बैटरी लगा रखी है, इसमें सेल लगा रखा है। ये जो है एनोड लिखा हुआ है, एनोड यानी ए है यानी अशुद्ध धातु से की बनी होती है। जो धातु कॉपर है जिसमें अशुद्धियाँ हैं वो उसकी हमने एनोड बना ली है। और जिस पर हमें शुद्ध धातु चाहिए पतली, यहाँ पर एनोड कैथोड बना ली है, ताकि एनोड से निकल के जो शुद्ध धातु है पहले कॉपर सल्फेट में आ जाती है और फिर कॉपर सल्फेट विलयन से ये कैथोड पर जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये अलग हो जाती है। अब ये जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? एनोड पर जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन में घुल जाएगी और जितनी वो अशुद्ध धातु घुलेगी जो उसमें उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटन से कैथोड पर आती जाएगी। यानी एनोड से तो इसमें विलयन में आता जाएगी अशुद्ध, या उतनी ही मात्रा में जो है शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती जाएगी। देखिए नीचे एनोड पंख दिखा रखा है जहाँ अशुद्धियाँ इकट्ठी हो रही हैं। जो विलय शुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो जो हैं नीचे चली जाती हैं, विलयन में चली जाती हैं। और अविलय शुद्धियाँ जो होती हैं यानी जो घुल जाती हैं वो तो उसमें घुल गई, और जो अविलय है जो घुलती नहीं है वो नीचे तली में इकट्ठी हो जाती हैं, निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ये देखिए इसमें दिखा रखा है सारा कॉपर सल्फेट, ये नीचे एनोड पंख दिखाया हुआ है। ये साइड में ब्राउन कलर का जो है ये हमारा एनोड पंख है। जो अविलय अशुद्धियाँ हैं जो घुल जाती हैं, जो नीचे इकट्ठी हो जाती है, जो विलय हैं जो घुल जाती हैं वो इस कॉपर सल्फेट विलयन में वो घुल जाएंगी। तो ये हमारा विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या घटित होता है
जब एथेनॉल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, यानी एथेनॉल की सारी हमें बतानी है। 3 अभिक्रियाएं, 3 पार्ट्स हैं इसके, हर एक पार्ट 2-2 नंबर का, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो एथेनॉल की पहले अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया देखिए क्या होगी। जैसे ये एथेनॉल है हमारा CH3CH2OH है। इसमें जब हम अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं और उष्मा इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है हमारा एसिटिक अम्ल। CH3COOH क्या बनता है, एसिटिक अम्ल हमारा बन जाएगा CH3COOH। तो ये पहली अभिक्रिया थी हमारी। दूसरी देखिए, जब एथेनॉल को हम सोडियम के साथ, एथेनॉल की जब सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये देखिए हमने पहले एथेनॉल लिख लिया है CH3CH2OH है, फिर हमने इसमें सोडियम दिखा दिया है अभिक्रिया में। फिर देखिए क्या बन रहा हुआ है, CH3CH2ONA क्या बन गया, CH3CH2ONA बन गया, यानी H हटकर यहाँ पर Na आ गया है और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गई है। तो ये हमारी सोडियम के साथ अभिक्रिया है इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है इसी का, कि एथेनॉल की जब गर्म सांद्र H2SO4 के साथ होगी तो क्या होगा। ये देखिए एथेनॉल है CH3CH2H है, जब इसमें गर्म सांद्र H2SO4 डालते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, और प्लस में पानी निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां नहीं, अभी तो 17वां ही है। 8वां में आया है, या तो आपको वो तीनों अभिक्रियाएं लिखनी है जो हमने अभी पीछे की हैं, या फिर आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि ये क्वेश्चन लिखना है। ये भी 6 मार्क्स का है। इसके लिए आप देखना, साबुन की शोधन प्रक्रिया पीछे 2016 में भी आए हुए हैं, उस सेट में उनमें भी है ये, कि जो साबुन क्या होता है। पहले तो ये बताना पड़ेगा भाई साबुन होता क्या है। साबुन के जो अणु होती हैं लंबी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये हमने साबुनीकरण में भी किया था, पिछले सेट में साबुनीकरण पूछा गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो हमारे साबुन है वो लंबी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन का आयनिक भाग होता है वो जलरागी होता है, यानी पानी में घुलने वाले जो आयनिक भाग होता है वो पानी में घुल जाता है तो उसको जलरागी बोलते हैं। जो पानी में नहीं घुलता है वो होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और वो उसको हम बोलेंगे जल विरागी बोल देते हैं। जो पानी में घुलती नहीं है, तेल में घुलती है, यानी तैलीय गंदगी में घुलती है। ये जो साबुन का आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है, यानी पानी की ओर होएगा। जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, जो जल विरागी सिरा है, वो तेल की ओर होता है। इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं ये, कि एक मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल का निर्माण क्या होता है, और जो हमारे जो जो मैल होते हैं वो अधिकतर तैलीय होते हैं, इसलिए जो तेल है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। अधिकांश तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तैलीय यहाँ आएगा भाई, तैलीय मैल जो होते हैं क्या आएगा इधर, आएगा अघुलनशील। अघुलनशील तेल पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, और जो बीच में जो मिसेल के अंदर जो तेल होता है, जो मैल होता है, वो कोलाइड के रूप में होता है, और आयन आयन विकर्षण के कारण क्या है, मैल आसानी से बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। देखिए इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। पहले मिसेल का डायग्राम देखिए, जो बीच में ये है, यहाँ पर हमारी, यहाँ जो है बीच में जो ये सेंटर है, यहाँ हमारी मैल होता है। इधर क्या होता है, इधर मैल, ये इधर हमारा मैल होता है, मैल। ये बीच में मैल है, और ये सोडियम आयन है, ये आयनिक सिरा हो गया, ये बाहर की तरफ है, और ये जो पूंछ है इसकी, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तेल की तरफ है, मैल की तरफ है, गंदगी की तरफ है। तो इस तरह से अरेंज कर लिया इन्होंने, आपको व्यवस्थित कर लिया है कि ये एक मिसाइल बन गई है। तो ये साबुन, कपड़े को साबुन लगाते हैं तब ऐसे मिसेल बनती हैं। ऊपर दिखाइए, ये दिखा रखा है, ये जो एन वाला है आयनिक सिरा, ये जलरागी सिरा है, और जो ये दूसरी पूंछ है ये विरागी है। ये यानी पानी में नहीं घुलती, ये तेल की तरफ आकर्षित होती है, तेल में घुल जाती है। अब देखिए
ये देखिए कपड़ा दिखा रखा है, इसके ऊपर नीला नीला दाग लग गया है। अब इसको हम साफ़ कैसे करेंगे? साबुन लगाया हमने। अब देखिए जब साबुन लगा देते हैं तो इस तरह से ये एक अणु होता है। नीला जो डार्क कलर दिखा रखा है वो जलरागी सिरा है, यानी आयनिक सिरा है। और जो वाइट वाइट वाला सिरा है ये हमारा जल विरागी सिरा है। देखिए गंदगी के चारों तरफ देखिए, जो वाइट सिरा है, जो जल विरागी सिरा है, वो तो गंदगी के तरफ है, और जो नीले वाला सिरा है, आयनिक सिरा है, वो बाहर की तरफ है। देखिए चिकनाई है या मैल बीच में है, ये जो भी है ये नीले वाला भाग है। और देखिए कैसे व्यवस्थित कर लिया है इसने, साबुन ने मैल के चारों तरफ अपने आप को, साबुन के अणु ने। और ये देख कपड़े से अलग हो गया। लास्ट वाले डायग्राम में ये गंदगी जो है कपड़े से अलग हो गई है, और जो हमारा ये कपड़ा है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ऐसे हम साबुन से कपड़े को साफ़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान, सेक्शन सी है। इसमें 18वां क्वेश्चन दे रखा है, प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है? ये पहले भी आ चुका है। द्विखंडन से तो हमारा अमीबा और लेशमानिया, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो विभाजित होते हैं। और जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो बहुखंडन से ही विभाजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बहुखंडन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी। तो प्लेसेंटा का ये सब सारा काम होता है, सभी को ये लेके जाता है। तो ये सारा आंसर आएगा सभी, ये सभी डी ऑप्शन है, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकुरण क्या होता है? अंकुरण में क्या होता है? ये वो प्रक्रम है जिसमें बीज है, अगर अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो बीज से नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब नया पौधा बनता है, नए पौधे को नमित बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम अंकुरण बोलते हैं। बीज से नया पौधा बनने के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर पर आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक? देखिए पहला पोषक स्तर जो होता है हमारा होता है उत्पादक, यानी पौधे जो होते हैं वो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो वो उत्पादक हैं, वो पहले पोषक स्तर पे आएंगे। दूसरे पे शाकाहारी आते हैं, यानी प्रथम उपभोक्ता हो गए शाकाहारी, और शाकाहारियों को खाने वाले होंगे द्वितीय उपभोक्ता, वो तो तीसरे पे आ जाते हैं। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं उसका पोषक स्तर का। सबसे नीचे जो होते हैं यहाँ पर हमारे पहले लेवल पे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे शाकाहारी, फिर तीसरे पे आते हैं हमारे जो होते हैं, कौन आते हैं? ये हमारे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो ये इसका आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा गठित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, यानी जो भी पदार्थ गलने सड़ने वाले होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। सब्जियां, कृषि उत्पाद, ये सभी। डेड बॉडी भी एक तरह से जैव निम्नीकरणीय ही होते हैं, वो भी गल सड़ जाते हैं मरने के बाद। पत्ते वगैरह सब कुछ ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा में मुकुलन विधि का वर्णन कीजिए। हाइड्रा में देखिए, ये हाइड्रा का हमारा ये डायग्राम है। ये स्पर्श ऊपर जो दिखा रखे हैं स्पर्शक दिखा रखे हैं, और नीचे छोटा सा उबार बना हुआ है। ये उबार जो है ये मुकुल, इसको हम मुकुल बोलते हैं। ये देखिए मुकुल दिखा रखा है, और इसमें देखिए ये ऊपर स्पर्शक दिखा रखे हैं। मुकुल से देखो एक और हाइड्रा बन गया अलग से, और ये बड़ा होने, विकसित होने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए हैं, और ये अपने बिल्कुल जनक जैसा ही होगा। ये दिखा रखा है कि मुकुलन, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी हैं पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। पुनर्जनन क्या होता है? जो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन शब्द है एक, जिसमें आता है कि वो अपनी जो टुकड़ा है उसको दोबारा से, जैसे छिपकली अपनी पूंछ को दोबारा से ले आती है, तो पुनर्जनन होता है। यानी कोई अंग अगर गल सड़ गया है या कट गया है तो उस अंग को वापस ले आना ही पुनर्जनन कहलाता है। हाइड्रा में जो
कोशिकाओं के नियमित बार बार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, और जहाँ ये बार बार विभाजित होती हैं वहाँ पर एक उभार सा बन जाता है। देखो नीचे दिखा रखा, जहाँ मुकुल लिखा हुआ यहाँ उभार बन गया था, और फिर ये मुकुल है ये वृद्धि करता हुआ एक नन्हे जीव में बदल जाता है, और पूर्ण विकसित होकर फिर ये अपने इससे जनक से अलग हो जाता है और नया अलग से जीव बन जाता है। ये डायग्राम में भी दिखा रखा है। तो ये हमारा हाइड्रा में मुकुलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में ग्राहियों के क्या कार्य। हम ये ग्राही होते क्या है, इनको इंग्लिश में रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे कि लिखा गया इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 2 ग्राहियों के बारे में बताना है। तो ये ग्राही जो होते हैं ये हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। जैसे हमारे कान में, आँख में, आंतरिक कर्ण, कान एक ही बात हो गई भाई, आँख में, जीवा में, त्वचा में, हर जगह है हमारी जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं। और अब इन्होंने 2 एग्जाम्पल पूछे हैं 2 ग्राहियों के। एक प्रकाश ग्राही का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि रेटिना में स्थित होती हैं प्रकाश ग्राही कोशिकाएं। और जो ये प्रकाश ग्राही जो है ये देखने में सहायता करती हैं। एक एग्जाम्पल आप रस संवेदी ग्राही का दे सकते हो। रस संवेदी ग्राही का दूसरा नाम स्वाद ग्राही है, जो कि जीभ की कलिकाओं पर पाई जाती हैं। जो हमारी जीभ पे छोटे छोटे दाने से हैं ये कलिकाएं हैं, इनके ऊपर हमारी रस संवेदी ग्राहिकाएं होती हैं। ये खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन ये हर एक स्वाद को बताता है, उसमें हेल्प करता है। श्रवणग्राही जो होती है ये कान में होती है, आंतरिक कान में होती है, कोकलिया के ऊपर होती है इसकी। तो ये क्या करते हैं, सुनने में सहायता करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं। एक घ्राण ग्राही भी का भी एग्जाम्पल दे रखा है। घ्राण ग्राही जो नाक में होती है और ये गंध का पता लगाने में सहायता करती है। तो आप इनमें किसी भी 2 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ चित्र बनाना है। देखिए चित्र के लिए है, इसमें देखिए ये मेरुरज्जु देखिए, इसमें थोड़ा सा एच शेप का जो डायग्राम दिख रहा है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये दिखा रखा है, और इधर दिखा रखी हैं ये 2 कोशिकाएं आती हुई। एक तो है हमारी प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, और एक है हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका है। देखिए इसमें इन्होंने गरम बर्तन में गरम कुछ भी गरम है, पानी है, चाय है, दूध, कुछ भी हो सकता है गरम। तो यहाँ से जो हमारी ग्राही कौन हो गया, यहाँ त्वचा में ग्राही होते हैं, जिसमें उसको गरम उसको महसूस कर लिया है, दर्द को, जलन को, जो भी है उसको महसूस कर लिया है। इस सूचना को जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका देखिए मेरुरज्जु तक पहुँचाती है। यहाँ मेरुरज्जु आ गई है। मेरुरज्जु के पास आने के बाद देखो यहाँ प्रतिसारण है इसका, ये सूचना जो है यहाँ पर आ गई। इसने इसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका को दे दी है सूचना को। फिर इसने यहाँ पर विश्लेषण हुआ है भाई कैसा क्या आया है, तो तुरंत ही प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्यकरण के पास इस सूचना को लेके गई है, और जैसे ही कार्यकरण के पास ये सूचना पहुँचती है एकदम हाथ पीछे हम हटा लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिवर्ती चाप है। और यहाँ से संदेश जो है मेरुरज्जु से संदेश मस्तिष्क के पास भी जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से। मेरुरज्जु हो गई ये बीच में प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है, और फिर यहाँ प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, और इधर संवेदी तंत्रिका कोशिका है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती चाप हो गया है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होंगे। पहले भी क्वेश्चन आया है हमारा, देखिए इसको। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसका अध्ययन किया था मेंडल ने। और मेंडल ने मटर के जो गार्डन पे थी उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके 7 लक्षण लेकर किए थे। और यहाँ पर जब स्वतंत्र रूप की बात आती है लक्षणों की वंशानुगत की, तो 2 विकल्पी जोड़े लेते हैं हम। उन्होंने कौन कौन से लिए थे, गोल और हरे बीज ले लिए थे, और झुर्रीदार और पीले बीज। यहाँ जो गोल लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, यानी F1 संतति में नजर अपने आप को प्रदर्शित करता है। और जो पीला है, पीला भी जो है प्रभावी है। हरा और जो झुर्रीदार है ये अप्रभावी लक्षण है, ये F1 संतति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर गोल और हरे जो जनक हैं वो गोल और हरे और झुर्रीदार और पीले बीज हैं। इनके बीच में जब संकरण कराया गया तो F1 संतति में जो है सभी गोल और पीले आए, क्योंकि गोल भी और पीला भी दोनों ही प्रभावी लक्षण है, इसलिए F1 में आ गए थे ये।
फिर मेंडल ने क्या किया था, F1 गोल और पीले बीज आ गए F1 में, फिर उन्होंने इनका स्वपरागण करा दिया, इन्हीं के बीच में संकरण करवा दिया। तो जब F2 इनकी जो संतान आई, फिर F2 संतति में क्या हुआ, कुछ पौधे तो गोल पीले आ गए, कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले आ गए, कुछ पौधे गोल हरे आ गए, कुछ झुर्रीदार और हरे आ गए। तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन आए। देखो नए संयोजन जो हमारे उसमें नहीं थे जनक में, वो भी आ गए थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो गोल और झुर्रीदार लक्षण, पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि उनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता। यूँ जब पीला था पीला ही रहा, जो हरा था हरा रहा, और जो हमारा गोल था या झुर्रीदार था वो भी वही, उनके कोई एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाते रहते हैं। इसको हम इसके द्वारा भी, चेकर बोर्ड के द्वारा भी बता सकते हैं। देखिए जनक जो है हमने लिए गोल व हरे बीज, उसके लिए हमने जो जीनोटाइप लिखी है बड़ा आर छोटा वाई, क्योंकि हरा जो है वो हमारा रिसेसिव अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसको छोटे में लिखा गया है। झुर्रीदार पीले बीज देखिए, झुर्रीदार का छोटा आर लिया गया है, क्योंकि गोल जो है उसको बड़ा आर से दिखाया गया, तो हमने झुर्रीदार को छोटे आर से दिखाया है। अब और हमें हरे को छोटे वाई से दिखाया, इसलिए हमने पीले को बड़े वाई से दिखाया है। तो ये इनके लक्षण हमने दिखा दिए हैं। युग्मक देखिए, अब युग्मक क्या बने इनके आर वाई। अब युग्मक कई बच्चों को युग्मक बनाने नहीं आते, तो देखिए युग्मक कैसे बनाएंगे। जैसे आर और वाई दो लक्षण हो गए, तो हमें इनको ऐसे लिख लेंगे। देखिए आर लिया, पहले उनको दोनों छोटे वाई से उसकी वो करवा दी हमने, ये आर वाई। तो आर वाई और आर वाई, इसी तरह से फिर छोटा आर है तो छोटा आर वाई, छोटा आर बड़ा वाई, ये इस तरह से इनके मतलब आर को एक तरफ रख लिया, फिर इनकी वाई से एक बार छोटे वाई से करवा दिया, फिर बड़े वाई से। तो इस तरह से हमें ये चार जो है युग्मक प्राप्त हो गए। और ये देखिए हमारे चार युग्मक ही बने हुए हैं, तो हम ऐसे युग्मक बना सकते हैं। F1 संतति के लिए देखिए एक तरफ हमने ये आर वाई बड़ा आर छोटा वाई रख लिया, और एक तरफ हमने छोटा आर बड़ा वाई रख लिया, तो चार संतान आई इसमें। तो ये चारों क्या थे, गोल और पीले थे, राउंड येलो थे। इसलिए यहाँ पर जो है प्रभावी विलक्षण ने अपनी अभिव्यक्ति की है। यहाँ पर देखिए अब F1 संतति का स्वपरागण करा दिया, स्वनिषेचन कराने पर क्या हुआ, अब हमने ये जनक ले लिए गोल पीले। देखिए आर वाई जो F1 संतति के आर वाई ये हमने जनक ले लिए। अब यहाँ पर इनके युग्मक देखिए कैसे बनेंगे। देखिए आर, अब देखिए यहाँ पर तो दोनों एक बार छोटे वाई लिए थे, एक बार बड़े वाई लिए थे। यहाँ पर देखिए हमने एक बार तो दोनों बारी बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई ऐसे करके ले लिए, और हमारे युग्मक बनेंगे दो अलग बने, आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, और नीचे वाले छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। इस तरह से ये हमारे चार युग्मक बन गए। और इस तरह से हम इनको ऐसे पूरा एक हमारा ये बना लेंगे, पन्नट स्क्वायर बोलते हैं इसको। एक तरफ हम ये लिख लेंगे इसके युग्मक, और फिर नीचे लिख लेंगे आर वाई बड़ा आर छोटा वाई, आर छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। तो अब देखिए यहाँ बिल्कुल आसान होता है ये काम भी। अब पहली लाइन वाले देख लेते हैं एक बार। जो दोनों बड़े हैं, आर भी बड़ा है और वाई भी बड़ा है, इधर भी आर भी बड़ा है और वाई भी बड़ा है। तो यहाँ पहले उसमें स्क्वायर में क्या बन गए, दोनों बड़े आर आ गए, दोनों बड़े वाई आएगी। ये ध्यान रखना है, आर वाले लक्षण को इकट्ठा रखना, चाहे छोटा आर हो चाहे कुछ हो, और वाई वालों को इकट्ठा रखना है। तो यहाँ आर वाई दोनों बड़े हैं तो गोल पीले, ये प्रभावी लक्षण है, तो यहाँ गोल पीला आ गया। अगले इसमें देखिए यहाँ दोनों आर बड़े हो गए, ये वाला लेना है हमने और ये वाला लेना है।
देखिए एक बार तो ये लेना है आर वाई, फिर ये देखिए ये लेना है, इसका क्या बन गया आर आर वाई वाई बन गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ भी गोल पीला बन गया। फिर अगला जो है ये एक यही रखना है बस हमें, और फिर ये यहाँ ये वाला लेना है। तो आर बड़ा और छोटा आर हो गया, फिर दोनों बड़े वाई हैं इसलिए ये गोल पीले बन गए। लास्ट वाले में देखिए ऊपर ये वाला जो पहले वाला है ये हो गया, नीचे वाले बॉक्स में देखिए बड़ा आर फिर छोटा आर फिर बड़ा वाई फिर छोटा वाई गोल पीले बन गए। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में देखिए, अब सेकंड लाइन का इन्हीं के साथ करेंगे। दो बड़े आर हो गए, वाई और छोटा वाई हो गया। फिर अगले में देखिए दोनों बड़े आर हैं, दोनों छोटे वाई हैं। पहले बॉक्स वाला गोल पीला था, अब ये देखो दोनों छोटे वाई आ गए। आर दोनों बड़े इसलिए गोल हैं, दोनों छोटे वाई आने से हरे हो गए। फिर देखना अगले में देखिए एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई गोल पीले हो गए। अगले उसमें देखिए एक बड़ा आर एक छोटा आर दोनों छोटे वाई यानी गोल हरे हो गए। अगले में देखिए एक बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये इससे आ गए पहले वाले से। अगले में देखिए एक बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई गोल पीले दोनों सेम हो गए। इसमें देखिए दो छोटे आर आ गए, दो बड़े वाई हैं, तो दो छोटे आर आते ही झुर्रीदार बीज हो गया, और बड़े वाई है तो पीले हो गए। सबसे नीचे देखिए दोनों छोटे आर हैं तो झुर्रीदार, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई है तो पीला, तो झुर्रीदार पीले हो गए। इस लास्ट वाले में आर वाई दोनों आर वाई छोटे हैं तो इसमें देखिए कैसे बनते जाएंगे। पहले वाला ये लेना है इधर से ये वाला, फिर देखिए बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई गोल पीले हो गए। अगले में देखिए बड़ा आर छोटा आर दोनों छोटे वाई, तो दोनों छोटे आते ही हरे हो गए, और ये आर वाला एक आर है तो गोल हो गया बड़ा आर है। दोनों छोटे आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो यहाँ दोनों छोटे आर होने से झुर्रीदार है, दोनों छोटे आर आने से ही झुर्रीदार ने अपना प्रभाव दिखाया है। बड़ा वाई छोटा वाई पीला हो गया। लास्ट में देखो दोनों छोटे आर दोनों छोटे वाई, तो ये झुर्रीदार हरे बीज हैं। तो ये जब हम इनको गिनेंगे, देखो मैंने साइड में लिखा है गोल पीले टिक लगा के इसमें गिनते हैं, जैसे 9 हैं। देखो जहाँ जहाँ मैंने गोल पीले देखिए एक टिक के ऊपर मैंने एक लिखा है, फिर टिक के ऊपर मैंने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है टिक के ऊपर ताकि आप लोगों को समझ जाए आ जाए। 5 लिखा है, फिर इधर देखिए 6 लिखा है गोल पीले, फिर देखिए मैंने 7 लिखा है गोल पीले के ऊपर, फिर 8 लिखा है, फिर मैंने यहाँ देखो 9 लिखा है। तो ये हमारे गोल पीले 9 हैं और कोई गोल पीला नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया है गोल पीले 9। अब देखिए गोल हरे के लिए मैंने सिंबल बनाया है, ये स्टार जैसा सा है। अब गोल हरे देखते हैं कौन से हैं। पहली लाइन में तो गोल हरे एक भी नहीं है, दूसरी लाइन में देखिए ये स्टार लगा रखा है, ये पहला गोल हरा है। ठीक है, दूसरा गोल हरा ये गोल हरा ये हो गया। तीसरा देखिए कहाँ मिलेगा हमें गोल हरा, ये देखिए ये रहा गोल हरा। तीसरा ये है, तो तीन हमारे क्या हो गए गोल हरे, ये 3 हो गए। झुर्रीदार पीले के लिए मैंने प्लस का निशान लगाया है देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। झुर्रीदार के लिए देखिए ये यहाँ है झुर्रीदार, ये झुर्रीदार पीला है 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीले 3। इस पूरे इनमें से 3 ये झुर्रीदार पीले हो गए, तो 1 ये है। और जो हमारा झुर्रीदार हरा है उसके लिए 1, ये जो 0 दिखाई दे रही है 0 नहीं, इसके लिए सिंबल लगाया है 1 है हमारा, तो 1 इसके लिए देखो 0 लगा के 1 मैंने लिखा है। झुर्रीदार हरा जो 1 है तो इसलिए ये हरा 1 हो गया। तो 9:3:3:1 रेशो आ गई। 16 F2 संधि में 16 आए, तो 16 में से 9 तो गोल पीले आए, 3 गोल हरे आए, 3 झुर्रीदार पीले आए और झुर्रीदार हरा 1 आया। अब आप ये देखिए जो जनक था गोल हरा था और एक झुर्रीदार पीला था। गोल हरा था, गोल हरा
और झुर्रीदार पीला, यानी 3-3 वाले थे जब हमने शुरुआत में लिए थे, गोल हरा झुर्रीदार पीला, लेकिन गोल पीले भी आ गए 9, एक झुर्रीदार हरा भी आ गया। तो ये इन्होंने अपना अलग अलग से इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग अलग गए हैं, इसलिए ये इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से जा रही हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला है शुद्रांतर में पाचन का वर्णन करना है। ये हम कर लेते हैं अभी। शुद्रांतर क्या होती है? छोटी आंत होती है। तो जो भोजन है हम मुख से मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा से हमारा ग्रसिका में आएगा, ग्रसिका से हमारा आमाशय में आएगा, आमाशय से हमारा फिर छोटी आंत में आएगा। अब छोटी आंत में जो है क्षुद्रांत्र को छोटी आंत भी बोलते हैं। इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, वसा का पूरी तरह से पाचन होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन का नंबर भी आ सकता है कि पूरा पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? तो हम आंसर होगा इसका छोटी आंत क्षुद्रांत्र, यहाँ पर पूरा पाचन होता है। इसके लिए देखो कौन से रस आते हैं। इसके लिए यकृत से रस आएगा, अग्नाशय से रस आता है, और हमारा इससे क्षुद्रांत्र जो है उसकी भित्ति से भी यहाँ पर रस आता है। जो शुद्रांत्र की भित्ति होती है वहाँ से भी आंतर रस आता है। तो यकृत और अग्नाशय से जो रस आता है वो क्या काम करता है? हमें अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आता है तो वो अम्लीय होता है, क्योंकि वहाँ HCl का स्रावन होता है और HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो वहाँ से जब ये भोजन हमारे छोटी आंत में आ रहा है तो वो अम्लीय माध्यम होता है। लेकिन यहाँ जो काम होता है वो यहाँ पर क्षारीय माध्यम में होता है। एंजाइम अग्नाशय से जो रस निकलते हैं वो अक्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो अब अक्षारीय कौन बनाएगा इस माध्यम को? यहाँ पर छोटी आंत में कौन बनाएगा अक्षारीय माध्यम? उसके लिए जो यकृत से जो पित्तरस निकलता है, पित्ताशय होता है यकृत में, वहाँ से पित्तरस निकलता है, वो इस माध्यम को अक्षारीय बनाएगा। अग्नाशय तभी काम करेगा जब माध्यम अक्षारीय होगा। अग्नाशय के रस जो हैं तभी काम करेंगे जब माध्यम अक्षारीय होगा। और माध्यम को अक्षारीय कौन बनाएगा? तो जो यकृत है हमारा, उससे जो पित्तरस निकलता है वो इसको क्या बनाएगा? अक्षारीय बनाएगा। ठीक है, एक काम तो हमारा यकृत का ये हो गया कि माध्यम को वो अक्षारीय बना देता है। और दूसरा काम क्या करता है यकृत का क्या काम है? वो वसा पर क्रिया भी करते हैं। दूसरा काम ये है, जो पित्तरस होता है वो वसा पर क्रिया करते हैं। जो कैसे क्रिया करते हैं? जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, जो हम घी खाते हैं, उसकी जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, उस पर ये एंजाइम कार्य, अगर वो बड़ी गोलिकाएं हम यूं के ऊपर एंजाइम काम करेगा तो वो आसान नहीं होता। पहले उन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना होता है ताकि एंजाइम अच्छे से अपना एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसलिए जो पित्त लवण है, पित्त से जो लवण निकलते हैं उन्हें बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, खंडित कर देता है, ताकि वो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाए। और यह जो है इसको ही इमल्सीकरण बोलते हैं हम। जब बड़ी गोलिकाएं हैं छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं पित्त लवण द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम? इमल्सीकरण बोल देते हैं। और जो अग्नाशय, तो हमें यकृत का से निकलने वाले पित्तरस और पित्त लवण के बारे में पता चल गया उनका क्या कार्य करता है। माध्यम को अक्षारीय बनाना, और दूसरा काम क्या है? इमल्सीकरण करना, बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। अब जो हमारा अग्नाशय है उसका से रस निकलता है, उसका क्या काम है? उसमें एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। यही ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये अक्षारीय माध्यम में काम करता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम जरूरी होता है। और एक और एंजाइम निकलता है अग्नाशय से, लाइपेज बोलते हैं। ये लाइपेज क्या करता है? जो एमएलसीकृत वसा जो छोटी कोशिकाओं में टूट गई है उसका पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो अब अग्नाशय रस का क्या काम हुआ? ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्रावन करना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, लाइपेज एमएलसीकृत वसा का पाचन करेगा। ये तो इनके। अब शुद्रांत्र की भित्ति में भी मैंने भी बताया था कि आंतरस निकलता है, और उसमें उस आंतरस में जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? लास्ट का काम उनका होता है, अंतिम काम जो उनका होता है वो प्रोटीन को तो एमिनो अम्ल में तोड़ देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो यहाँ शुद्रांत्र में ऐसे प्रोटीन इनका हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन पूरी तरह से हो जाता है।
तो ये हमारा जो था शुद्धांत में पाचन कैसे होता है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। श्वसन तंत्र का वर्णन कैसे होता है, पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। श्वसन तंत्र का क्या डायग्राम है, देखिए शुरू में है नासाद्वार। नासाद्वार यानी नाक के जो छिद्र होते हैं वो नासाद्वार होते हैं। उसके अंदर नासागुआ होती है। नासागुआ से ग्रसनी से कंठ, कंठ से देखिए श्वासनली, श्वासनली पे ये वलय लगे होते हैं। आप अपने इस पे गर्दन पे हाथ लगा के देखोगे तो आपको ये महसूस भी होगा, ये वलय महसूस होते हैं। थोड़े हार्ड से होते हैं, लेकिन ये उपास्थि के बने होते हैं, हड्डी के नहीं बने होते। फिर ये बायां फेफड़ा दिखा रखा है, फिर श्वसनी दिखा रखी, फिर पसलियाँ दिखा रखी हैं। इधर जो है श्वसनिका है और कुपिका कोश दिखा रखे हैं। तो ये हमारा जो है मानव श्वसन तंत्र है। तो जो हवा होती है वो नासा द्वार से नासागुहा में आएगी। नासागुहा से होते हुए ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वासनली से फिर ये देखिए श्वासनली जब दो में विभाजित होती है तो दो फेफड़ों में एक एक श्वासनली चली जाती है। बायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा है। बायां फेफड़े के ऊपर पसलियाँ दिखाई हुई हैं। तो श्वसनिका जो श्वासनली जो होती है जब ये फेफड़ों में अंदर जाकर विभाजित होती है तो श्वसनिका कहलाती हैं। ये देखिए श्वसनिका बोलेंगे। जो श्वसनिका है वो लास्ट में जो है कुपिका कोश में अंतकृत होती हैं, यानी लास्ट में इसका जो ख़त्म होती है तो ये कुपिका कोश पे होती है। कुपिका कोश वही है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इन कुपिका कोश के ऊपर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। वो रुधिर वाहिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आई होती हैं शरीर से, और यहाँ ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन तो रक्त में चली जाती है फेफड़ों से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से वो बाहर निकाल दी जाती है। ये हमारा इसका श्वसन तंत्र का चित्र हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। जो मैंने अभी समझाया है वही सारी एक्सप्लेनेशन है इसमें। नासाद्वार है पहले, इसमें मनुष्य में जो है वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। फिर नासाद्वार में क्या होता है ऐसा, हमारे नाक के अंदर जो होता है बहुत सी छोटे छोटे महीन बाल होते हैं। वो महीन बाल क्या करते हैं, अपने अंदर जो है जो हवा बाहर से आती है इससे पर्यावरण से, जो वातावरण से हवा आती है वो साफ़ नहीं होती, उसमें गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है। तो हमारी जो नाक है उस धूल मिट्टी गंदगी को अंदर जाने नहीं देते, अपने अंदर उसके अंदर वो फंस जाती हैं अशुद्धियाँ, धूल मिट्टी के कण। और भाई यहाँ पर जो है अपने नाक के अंदर ही जो बाहर से जो हवा आ रही है वो ठंडी भी, तापमान भी उसका ऊपर नीचे हो सकता है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। लेकिन हमारे नाक के अंदर उसका तापमान भी अपने शरीर के तापमान के बराबर किया जाता है। और फिर वो अंदर हमारे नासा गुहा से होती हुई अंदर कंठ, ग्रसनी से, कंठ से होती हुई वो उसमें श्वासनली से फिर फेफड़ों में चली जाती है। और श्लेष्मा भी चिकना चिकना पदार्थ भी होता है हमारे नाक के अंदर, जो इस प्रक्रम में उसकी सहायता करता है। अगला है ग्रसनी में कंठ, नासा गुहा से वायु ग्रसनी, कंठ और श्वासनली से तो फेफड़ों में चली जाती है। और यहाँ पर उपास्थि वलय मैंने पहले ही बता दिया था। उपास्थि वलय क्या काम करते हैं, उस वायु मार्ग जो होता है उसको कोलैप्स नहीं होने देते, यानी उसको बिल्कुल पिचकने नहीं देते। ये उसको बिल्कुल सीधा खड़ा रखते हैं वायु मार्ग को। फेफड़े क्या है, इनके अंदर मार्ग, फेफड़ों के अंदर क्या होगा, जो ये वायु मार्ग होता है ये छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंत में ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको हम कुपिका बोलते हैं। ये कुपिका ही वो होती हैं जहाँ पर ये गैसों के आदान प्रदान करने के लिए अपना सतह उपलब्ध करवाती है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है और इनके ऊपर बहुत सी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, उनका जाल बिछा होता है। और इसके कारण ही ये रुधिर में ही गैस है वो यहाँ से निकलती है। CO2 बाहर निकलेगी रक्त से और O2 इसके अंदर जाएगी। श्वसन की क्या कार्यविधि होती है, जब हम सांस लेते हैं तो आप सांस लेकर देख भी सकते हो, आपकी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं और जो डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है। ऐसा होने से हमारे अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी जगह ज़्यादा हो जाती है। जब जगह ज़्यादा हो जाती है तो हवा जो वायुमंडल में है, वातावरण में है, वो हमारे अंदर फेफड़ों में भर जाती है और कुपिका भी भर जाएंगी इससे।
फिर यहाँ पर जो रुधिर है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया हुआ है, शरीर के भागों से लेके आया हुआ है इधर फेफड़ों में, वो क्या होता है, वो CO2 को तो कुपिका में छोड़ देता है और कुपिका में जो ऑक्सीजन आई हुई है उसको रक्त अवशोष लेकर वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। इस तरह गैस से शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के भागों में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाती है। और ये श्वास चक्र ऐसे ही चलता रहता है। और जब ये हवा अंदर बाहर होती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, अंदर ऑक्सीजन जा रही है, तो हम फेफड़ों में हमेशा थोड़ी बहुत जो है रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं या अवशिष्ट आयतन बोलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत हवा रह जाती है। और वो जो हवा रहती है वो क्या काम आती है, वो हेल्प करती है ऑक्सीजन के अवशोषण में और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने में। वो उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, उसके लिए अवशिष्ट आयत रखते हैं इसलिए। और ये जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है, इस तरह से ये चक्कर बार बार चलता रहता है और हम अंतर श्वसन यानी अंदर सांस ले रहे हैं, बहिक्षेपण यानी सांस को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये बार बार होता है। तो यही हमारा श्वसन तंत्र में आप सिर्फ चित्र बनाकर इसके अंगों के बारे में लिख सकते हो बस। कार्यविधि लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे तो इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा 2017 का सेट भी जो है ख़त्म हो गया है। आज आप इसको अच्छे से पढ़ना, डायग्राम बना के अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको बहुत अच्छा मतलब तैयारी हो जाएगी। आप मेरे इनके साथ चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगी। और नए अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना। और सर्दियों का मौसम है, स्वस्थ रहना और एग्ज़ाम का टाइम है, अच्छी तैयारी करना। धन्यवाद।